क्या इसे एक पति की महज एक छोटी सी लापरवाही कहा जाए, या फिर खुद को बचाने के लिए रची गई एक बेहद शातिर चाल? जहां एक व्यक्ति ने खुद को बचाने के लिए अपनी ही पत्नी को कानूनी फंदे में धकेल दिया। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि इस मामले में जो तथ्य सामने आए हैं वो सच में किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। अगर हम इसे वित्तीय और कानूनी नजरिए से देखें तो ये मामला एक बहुत ही कड़वी सच्चाई से रूबरू कराता है। तो ये घटना नगर थाना क्षेत्र के रतनपुर इलाके की है। यहाँ एक व्यक्ति हैं जिनका नाम नवीन कुमार है। इस पूरी कहानी में नवीन कुमार आरोपित पति की भूमिका में है। और इसके बाद आते हैं कहानी के दूसरे मुख्य किरदार, यानी हमारे शिकायतकर्ता। शिकायतकर्ता जिनका नाम राम पदारत दास है। राम पदारत दास हीरालाल चौक पर रेडीमेड कपड़ों के एक दुकानदार हैं। और तीसरा लेकिन सबसे अहम किरदार है नवीन कुमार की पत्नी निशी देवी। कहानी की शुरुआत बहुत ही सामान्य तरीके से होती है। बिल्कुल। नवीन कुमार ने हीरालाल चौक स्थित राम पदारत दास की दुकान से रेडीमेड कपड़ों की खरीद बिक्री शुरू की। अब जाहिर सी बात है, जब कोई स्थानीय दुकान से लगातार खरीदारी करता है तो एक जान पहचान बनी जाती है। हाँ, स्थानीय व्यापार पूरी तरह से इसी जान पहचान और नेटवर्किंग पर चलता है। शुरुआत में ये लेन देन शायद नकद में होता रहा होगा। नवीन दुकान पर जाते होंगे, कपड़े लेते होंगे और पैसे दे देते होंगे। लेकिन धीरे धीरे, जैसा कि अक्सर होता है, ये लेन देन उधार में बदल गया। और ये उधार कोई छोटा मोटा नहीं था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि धीरे धीरे ये बकाया राशि बढ़कर लगभग 3,29,000 रुपए तक पहुंच गई। 3,29,000। अब आप ही सोचिए, रेडीमेड कपड़ों के लिए 3.25 लाख रुपए से ज्यादा का उधार, ये कोई छोटी बात तो है नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उधार का इतना बड़ा हो जाना 1 या 2 दिन का काम नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। 3,29,000 रुपए के कपड़े एक बार में तो नहीं खरीदे गए होंगे, इसमें महीने शायद साल लगे होंगे। एक दुकानदार के नजरिए से सोचें तो ये उसकी काम करने की पूंजी है जो बाजार में फंस गई है। जब राम पदारत दास की दुकान का इतना बड़ा पैसा फंस गया तो स्वाभाविक है कि उन्होंने अपने पैसे वापस मांगने के लिए दबाव बनाना शुरू किया होगा। कोई भी व्यापारी अपना फंसा हुआ पैसा निकालने के लिए हर संभव कोशिश करता ही है। तगादा शुरू हुआ होगा, फोन गए होंगे। और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। वो पल जहां से ये एक साधारण उधारी का मामला एक जटिल कानूनी पछड़े में बदल गया। एकदम सही। जब दुकानदार ने अपना बकाया वसूलने के लिए भारी दबाव बनाया तो नवीन कुमार ने एक बहुत ही बड़ा और हैरान करने वाला कदम उठाया। उसने अपनी उधारी चुकाने के लिए राम पदारत दास को एक चेक दिया। अब यहाँ तक तो बात एकदम सामान्य लगती है कि उधार चुकाने के लिए चेक दिया गया, लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। उसने चेक तो दिया, लेकिन अपना नहीं। यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। नवीन कुमार ने जो चेक दिया वो उसके खुद के बैंक खाते का था ही नहीं। उसने जो चेक दिया वो उसकी पत्नी निशी देवी के नाम वाले बैंक खाते का था। मतलब शॉपिंग खुद की, कर्ज खुद का, और जब पैसे चुकाने की बारी आई तो बिल पत्नी के नाम पे फाड़ दिया। इस एक छोटे से कदम ने पूरे वित्तीय लेन देन का स्वरूप ही बदल के रख दिया। ये सच में चौंकाने वाला है। एक चेक सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। व्यापारिक दुनिया में जब कोई किसी को चेक देता है तो वो एक कानूनी वादा होता है, पक्का सबूत होता है। हाँ, वो इस बात का पक्का सबूत होता है कि चेक पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति उस राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। यहाँ नवीन कुमार ने कर्ज लिया था, लेकिन जब निशी देवी के खाते का चेक दिया गया तो कानून की नजर में निशी देवी ने उस 3,29,000 रुपए को चुकाने की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। भले ही निशी देवी ने कभी वो दुकान देखी भी ना हो, भले उन्होंने वहां से एक रुमाल तक न खरीदा हो। कानून इस तरह से काम नहीं करता। कानून ये नहीं पूछता कि कपड़े किसने पहने, वो सिर्फ ये देखता है कि चेक पर नाम किसका है। सही। निशी देवी का चेक वहां पहुंचने का सीधा सा मतलब था कि अब कानूनी रूप से वो इस लेन देन का मुख्य हिस्सा बन चुकी थी। हुआ ये कि शिकायतकर्ता राम पदार्थ दास ने अपनी बकाया राशि प्राप्त करने की उम्मीद में वो चेक अपने बैंक में डाल दिया। उन्हें लगा होगा कि चलो आखिरकार पैसा वापस आ रहा है, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी। वो चेक बाउंस कर गया। खाते में पर्याप्त पैसे नहीं होंगे या हस्ताक्षर मेल नहीं खाए होंगे, जो भी कारण रहा हो, चेक बाउंस हो गया। इसके बाद राम पदार्थ दास का सब्र टूट गया। 3.25 लाख रुपए, फिर झूठा वादा और ऊपर से बाउंस हुआ चेक। उन्होंने सीधे न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने नवीन कुमार और उनकी पत्नी निशी देवी दोनों के खिलाफ न्यायालय में चेक बाउंस का मुकदमा दर्ज कर दिया। और मुकदमा दर्ज होना तो केवल इस लंबी लड़ाई की पहली सीढ़ी थी। इस मामले को अदालत में साबित करने के लिए दुकानदार ने 3 गवाह भी पेश किए। ये मामला न्यायिक दंडाधिकारी ओम प्रकाश की अदालत में चल रहा था,
जब अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुनाया तो वो सुनने में किसी भारी विडंबना से कम नहीं लगता। अदालत ने क्या कहा? अदालत ने आरोपित पति नवीन कुमार को पूरी तरह से रिहा कर दिया। रिहा कर दिया? उसी इंसान को जिसने असल में सारा उधार लिया था? जी हाँ, वही नवीन कुमार जिसने कपड़े खरीदे थे, जिसने उधार बढ़ाया था और जिसने अपने हाथों से वो चेक दुकानदार को थमाया था। वो कानून की नजर में एकदम बेदाग साबित होकर अदालत से बाहर आ गया। ये सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा, लेकिन कानूनी नजरिए से देखा जाए तो इसके पीछे का कारण बहुत ही सीधा और स्पष्ट था। और वो कारण क्या था? यही कि जो चेक बाउंस हुआ था वो नवीन के नाम पर था ही नहीं। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे नवीन कुमार को कानून की इस बारीकी का पहले से पता था। हाँ, ऐसा लगता है जैसे उसने इसी खामी का फायदा उठाया हो। अब ये उनकी पहले से सोची समझी चालाकी थी या महज एक इत्तेफाक, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इसका नतीजा उनकी पत्नी निशी देवी के लिए बहुत ही दर्दनाक साबित हुआ। न्यायालय ने नवीन कुमार को तो बरी कर दिया, लेकिन निशी देवी पर कानून का बहुत ही भारी डंडा चला। वो इसलिए क्योंकि अदालत ने निशी देवी को NI एक्ट यानी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत पूरी तरह से दोषी पाया। और निशी देवी के मामले में अदालत ने जो सजा सुनाई है वो इस कानून की सख्ती को पूरी तरह से दर्शाती है। तो चलिए अदालत द्वारा दिए गए दंड के उन सटीक आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। निशी देवी को कुल 3 तरह के दंड का सामना करना पड़ा है। पहला, न्यायालय ने उन्हें 2 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। 2 साल की जेल एक ऐसी महिला के लिए जिसने शायद वो दुकान अंदर से देखी भी ना हो। सोचिए, सिर्फ एक हस्ताक्षर ने उन्हें 2 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। दूसरा बड़ा झटका था जुर्माना। अदालत ने उन पर 3,29,696 रुपए का जुर्माना लगाया। ये राशि बिल्कुल उतनी है जितना असल में उधार लिया गया था। कानून ये सुनिश्चित करता है कि शिकायतकर्ता का जो पैसा फंसा है वो उसे वापस मिले। लेकिन सजा का तीसरा हिस्सा तो इससे भी ज्यादा भारी है। सिर्फ मूल रकम ही नहीं, बल्कि न्यायालय ने ये आदेश भी दिया कि इस रकम पर साल 2015 से 9% का ब्याज भी जोड़कर देना होगा। अब यहाँ थोड़ा गणित लगाना दिलचस्प होगा। अगर हम इस फैसले को देखें और 2015 से 9% का ब्याज जोड़ें तो ये लगभग 1 दशक यानी 10 साल से ज्यादा का समय हो जाता है। चलिए इसका एक मोटा मोटा हिसाब लगाते हैं। 3.25 लाख रुपए का 9% ब्याज, ये हर साल लगभग 30,000 रुपए के आसपास बैठता है। सही कहा। और अगर इसे 10 सालों तक जोड़ें तो सिर्फ ब्याज ही 3 लाख रुपए के करीब पहुंच जाता है। बाप रे, मतलब मूल रकम 3.25 लाख और ब्याज भी लगभग 3 लाख। तो कुल मिलाकर ये राशि मूल उधार की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई। 6 लाख रुपए से ऊपर का जुर्माना। राम बदारत दास का पैसा इतने सालों तक फंसा रहा, उनका व्यापार प्रभावित हुआ होगा। इसलिए अदालत ने उन्हें उस नुकसान की भरपाई ब्याज के रूप में देने का ये कड़ा फैसला लिया। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या निशी देवी के पास इस भारी भरकम सजा और इस 6 लाख के जुर्माने से बचने का कोई रास्ता है? क्या वो सिर्फ जेल काटकर इस जुर्माने से बच सकती हैं? अदालत ने इस मामले में कोई ढील नहीं दी है। सजा यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इसके साथ कुछ बेहद कड़ी शर्तें भी जुड़ी हुई हैं। अदालत ने सिर्फ सजा सुनाकर फाइल बंद नहीं की है, बल्कि आगे के लिए एक सख्त रूपरेखा भी तैयार की है। वो रूपरेखा क्या है? अदालत ने निशी देवी को एक मोहलत दी है, लेकिन वो भी एक बहुत ही कड़ी शर्त के साथ। आदेश के अनुसार आरोपित निशी देवी को 30 दिनों के अंदर ये पूरी राशि चुकानी होगी। 30 दिन यानी 1 महीने के अंदर उन्हें मूल रकम और 2015 से अब तक का पूरा 9% ब्याज राम पदारत दास को चुकाना होगा। बिल्कुल। और अगर ये भुगतान 30 दिन के भीतर नहीं होता है तो उनके लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। उन्हें जो 2 साल का कारावास मिला है, उसके अलावा 6 महीने की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। मतलब कुल सजा बढ़कर 2 साल 6 महीने हो जाएगी। अगर ये पूरी सजा भुगतने के बाद भी आरोपित निशी देवी ने जुर्माना और सूद की वो भारी भरकम राशि नहीं दी तो न्यायालय शांत नहीं बैठेगा। न्यायालय इस राशि की वसूली के लिए एक अंतिम और सबसे कठोर कदम उठाएगा। वो कठोर कदम क्या है? न्यायालय निशी देवी की संपत्ति को जब्त करेगा, उस पर कानूनी कब्जा लेगा और फिर उस संपत्ति को नीलाम करेगा या बेच देगा। उस संपत्ति को बेचने से जो भी रकम मिलेगी उससे जुर्माने और ब्याज की भरपाई की जाएगी और वो पैसा राम पदारत दास को सौंप दिया जाएगा। ये सुनकर तो किसी के भी होश उड़ जाएं। 2 साल जेल, उसके ऊपर 6 महीने की अतिरिक्त जेल, और फिर भी अगर पैसे नहीं दिए गए
तो घर या संपत्ति का छिन जाना और बिक जाना। यही कानून की ताकत है। एक चेक बाउंस का मामला किसी की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी और उसकी आजादी दोनों को निगल सकता है। और सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि जिसने असल में उधार लिया था वो नवीन कुमार इस पूरे बवंडर से बिल्कुल अछूता बाहर निकल गया। उस पर न कोई जुर्माना लगा, न उसे जेल हुई। ये घटना इस बात का एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है कि वित्तीय मामलों में भरोसा और कानूनी जिम्मेदारी दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। परिवार में अक्सर एक दूसरे पे आंख मूंद कर भरोसा किया जाता है। और यही वजह है कि वित्तीय साक्षरता और कानूनी जागरूकता हर इंसान के लिए इतनी जरूरी है। कोई पति अपने पत्नी से चेक मांगता है तो पत्नी बिना ये सोचे कि इस चेक का इस्तेमाल कहाँ और कैसे होगा उस पर हस्ताक्षर कर देती है। उसे लगता है कि उसका पति जो भी कर रहा है सही ही होगा, घर की ही तो बात है। लेकिन जब वो हस्ताक्षर किया हुआ चेक किसी तीसरे व्यक्ति के हाथ में जाता है तो वो घर की बात नहीं रह जाती, वो एक कानूनी हथियार बन जाता है। अदालत में नवीन कुमार का पति होना कोई मायने नहीं रखता था। मायने ही रखता था कि चेक किसका है। ये मामला या चेतावनी दे रहा है कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी ऐसे दस्तावेज या चेक पर हस्ताक्षर न करें जिसके बारे में पूरी जानकारी ना हो। ये जानना बहुत जरूरी है कि वो चेक कहाँ जा रहा है और उसका क्या परिणाम हो सकता है। क्योंकि जब कानून का हथौड़ा गिरता है तो वो सिर्फ ये देखता है कि कागज पर स्याही किसकी है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हमारी कानूनी प्रणाली किस तरह से काम करती है। बताइए जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति अपने ही परिवार के किसी सदस्य पर, अपने जीवन साथी पर आंख मूंद कर भरोसा करते हुए किसी खाली चेक या किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देता है, तो क्या हमारी कानूनी व्यवस्था के दोष या अपराध की परिभाषा सच्ची नैतिक जिम्मेदारी को पकड़ पाती है? क्या हमारा कानून सिर्फ कागजों की स्याही, बैंक के सर्वर के डेटा और उन हस्ताक्षरों का गुलाम बनकर रह जाता है? निशी देवी की कहानी कोई इकलौती कहानी नहीं है। ऐसी न जाने कितनी कहानियां होंगी जहां अपनों के भरोसे ने ही लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। किसी भी इंसान के सामने जब भी हस्ताक्षर करने के लिए कोई कागज आता है तो निशी देवी की ये कहानी एक बहुत बड़ा सबक बन जाती है। सच में बहुत बड़ा सबक। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। एक जटिल और आंखें खोल देने वाले विषय को हमारे साथ समझने के लिए